हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल 4M में, जिसका मतलब है मेक मोर एंड मोर मनी। और आप देख रहे हैं पैसे की पाठशाला भाग 3। पैसे की पाठशाला भाग 1 में हमने देखा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग की क्या ताकत है और इसको यूज करते हुए हम लंबी अवधि में कैसे अपने निवेश को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना बढ़ा सकते हैं और इसमें सुरक्षित रहते हुए अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। भाग 2 में हमने देखा कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी निवेश के तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपने निवेश को पावर ऑफ कंपाउंडिंग से बढ़ाएंगे। हमने ये भी तुलनात्मक अध्ययन किया कि निवेश के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें बेहतर कौन सा है। हमने देखा रियल एस्टेट, हमने देखा गोल्ड, हमने फिक्स डिपॉजिट देखा, हमने ये भी देखा कि पोस्ट ऑफिस का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट क्या रिटर्न दे रहा है। इन सब को देखते हुए हमें 3 निवेश सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। एक गोल्ड, दूसरा म्यूचुअल फंड और तीसरा स्टॉक। इसमें गोल्ड और शेयर मार्केट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये हमेशा याद रखिएगा। जब गोल्ड ऊपर जाएगा तो शेयर मार्केट नीचे जाएगा, जब शेयर मार्केट ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे जाएगा। हमने ये आपको बताया था विस्तार में कि गोल्ड कब ऊपर जाता है, जब भय की परिस्थिति होती है बाजार में, तब गोल्ड हमेशा ऊपर जाता है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, पैंडमिक, उसके बाद इजराइल का हमास के साथ लड़ाई, अस्थिरता, इस तरह के माहौल में हमेशा गोल्ड ऊपर जाएगा और सेंसेक्स या निफ्टी 50 नीचे जाएगा, क्योंकि भय का माहौल है। जब स्थिरता आएगी तो शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, यानी सेंसेक्स ऊपर जाएगा, निफ्टी 50 ऊपर जाएगा और गोल्ड के दाम नीचे डिप करेंगे। एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। फिर भी ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने से सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। कुछ रूल्स भी हमने आपको बताया, जैसे 72 का रूल, जो हमको ये बताता है कि कितने साल में या कितनी अवधि में मेरा पैसा दुगना हो जाएगा। उसके साथ में हमने 50-30-20 रूल भी देखा कि जो भी आप कमाते हैं उसका 50% अपने नीड पे खर्चा करिए, 30% अपनी इच्छाओं पे यानी वांट पे खर्चा करिए और 20% निवेश करिए। हमने एक और रूल देखा, 70-30 रूल। 70-30 रूल का मतलब है 70% हम इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक्स में। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल रिटर्न देते हैं। और 30% हम इन्वेस्ट करेंगे फिक्स्ड रिटर्न में, यानी एफडी या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। किस तरह के म्यूचुअल फंड में हमें निवेश करना चाहिए और कैसे निवेश करना चाहिए, कितनी अवधि तक निवेश करना चाहिए, कितने तरह के म्यूचुअल फंड सेक्टर्स होते हैं, और अगर हम डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं या बैलेंस्ड इन्वेस्टर हैं या एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पैसे की पाठशाला भाग 3, जिसमें हम आपको विस्तार से ये सारी चीजें समझाएंगे। और कोई भी बड़ा निवेश, छोटा निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर संपर्क करें और उनको कंसल्ट करें। ये वीडियो सिर्फ ट्रेनिंग एंड सेल्फ अवेयरनेस के लिए है। ये वीडियो को एज ए गाइड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट टर्म्स हमको देखना जरूरी है ताकि हम ठीक से समझ पाए इन्वेस्टमेंट में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मार्केट कैप। मार्केट कैप ये डिसाइड करता है कि जो म्यूचुअल फंड या स्टॉक हम ले रहे हैं वो लार्ज कैप का है, स्मॉल कैप का है या मिड कैप का है। जो टॉप 100 कंपनीज होते हैं वो लार्ज कैप में आते हैं। तो कैसे डिसाइड होता है किसी भी कंपनी के शेयर का कैप कौन सा है? शेयर का जो भी प्राइस चल रहा है इनटू नंबर ऑफ फ्री स्टॉक्स अवेलेबल, इसको बोलते हैं मार्केट कैप। उसके बाद सेकंड होता है
स्टेप अप एसआईपी हम जिंदगी में कब करते हैं? हमारा जब सैलरी बढ़ता है। जैसे ये साल मान लीजिए हम 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा 10% सैलरी बढ़ा, तो हम अगले साल 11,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। जैसा जैसा हमारा सैलरी बढ़ता जाएगा, वैसा वैसा हम इन्वेस्टमेंट को भी उसी रेट में स्टेप अप करते रहेंगे एवरी ईयर। तो इससे जो कंपाउंडिंग होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। और थर्ड, एस डब्ल्यू पी कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट ए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। रिटायरमेंट के बाद अपने इन्वेस्टेड किए हुए कॉर्पस में से कितना हर महीना निकालें कि कॉर्पस बना रहे, उसको बोलते हैं एस डब्ल्यू पी। और ये हमेशा यूज होता है आफ्टर रिटायरमेंट, ताकि हमारा जो इन्वेस्टेड कॉर्पस है वो भी बढ़ता रहे और हम जो हमारा मंथली एक्सपेंस है उसको भी कवर कर पाए। और कुछ इन्वेस्टमेंट टर्म्स देखते हैं। CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। आपका जो इन्वेस्टेड मनी है वो किस रेट से बढ़ रहा है। ये अक्सर जब लमसम इन्वेस्ट करेंगे तो CAGR हम देखेंगे। और अगर हम SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब साल में एक बार इन्वेस्ट नहीं करके हम हर महीना SIP कर रहे हैं, तो हम XIRR देखेंगे। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन XIRR यूज़ किया जाता है जब हम मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करते हैं साल में, तो वो बताता है कि हमारा ग्रोथ का परसेंटेज क्या है। SIP आप सब लोग जानते हैं क्या है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट निवेश करते रहना। PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये दर्शाता है कि कोई भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड कितना सस्ता है या कितना महंगा है, किस लेवल पे हम उसमें निवेश कर रहे हैं। PE रेशियो जितना कम होगा वो स्टॉक के बढ़ने का चांस उतना ज़्यादा रहेगा। अल्फा, अल्फा क्या बताता है? परसेंटेज रिटर्न टू बेंचमार्क। हर म्यूचुअल फंड एक इंडेक्स को फॉलो करता है। इंडेक्स जितना परसेंट ग्रो किया और उसके कंपैरिजन में वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या वो पर्टिकुलर स्टॉक कितना ज़्यादा ग्रो किया। अल्फा हमेशा एक से ज़्यादा हो तो अच्छा है, जितना ज़्यादा अल्फा होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, उतना वो म्यूचुअल फंड तेजी से आगे बढ़ेगा। बीटा क्या बोलता है? बीटा बोलता है फंड वॉलेटाइल कितना है। जो भी म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब जब मार्केट गिरा 10 पॉइंट तो वो म्यूचुअल फंड गिरा 15 पॉइंट, इसका मतलब वो इंडेक्स से ज़्यादा वॉलेटाइल है। मार्केट चढ़ा 10 पॉइंट तो इंडेक्स फंड 15 पॉइंट चढ़ा। तो बीटा हमेशा जितना कम हो उतना अच्छा है। अल्फा के एकदम रिवर्सल, अल्फा जितना अच्छा हो उतना बेटर है। बीटा जितना कम हो, जब मार्केट गिरे तो आपका म्यूचुअल फंड कम गिरे, या जब मार्केट गिरे तो आपका स्टॉक कम गिरे, उसके लिए बीटा का मेजरमेंट होता है। सॉरी। टाइप ऑफ मार्केट कैप। अब आप देखिए मार्केट कैप कितने टाइप के होते हैं। लार्ज कैप, जिसमें देश की टॉप 100 कंपनीज के शेयर्स होते हैं एज पर रैंक। उसके बाद मिड कैप, 101 नंबर से लेके 250 नंबर तक के जो स्टॉक होते हैं उसको मिड कैप बोला जाता है। और 251 से 1000 तक जो भी स्टॉक है उनको स्मॉल कैप बोला जाता है। माइक्रो कैप, 1000 से भी नीचे जो स्टॉक हैं उनको
माइक्रो कैप बोला जाता है। तो लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे कम रिस्क रहता है, लो रिस्क, लेकिन ग्रोथ भी लो होगा। मिड कैप मीडियम रिस्क मीडियम रिवॉर्ड, मतलब मीडियम ग्रोथ होगा। स्मॉल कैप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ज्यादा रिस्क है, ज्यादा खतरा है, लेकिन फल भी ज्यादा देगा, ग्रोथ भी तेजी से देगा। उसके बाद वेरी हाई रिस्क वेरी हाई रिवॉर्ड, ये माइक्रो कैप है। तो हम अगर देखेंगे, तीन जानवर हैं, एक हाथी है, एक शेर है, और एक डियर है, मतलब गजाल, छोटा हिरण। एलिफेंट का वेट कितना है? 6000 केजी। लायन का 150 केजी। और गजाल यानी डियर का 50 केजी। लेकिन एलिफेंट का सबसे ज्यादा स्पीड दौड़ने का 40 किलोमीटर प्रति घंटे, शेर का 74 किलोमीटर प्रति घंटे, और डियर का 97 किलोमीटर प्रति घंटे। तो जितना ज्यादा वेट होगा उतना दौड़ने का स्पीड कम रहेगा, जितना कम वेट होगा उतना दौड़ने का स्पीड ज्यादा रहेगा। आप देख सकते हैं कि इसमें हिरन यानी स्मॉल कैप के साथ में हमने तुलना किया है। स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो वो सबसे तेजी से आपको ग्रोथ देगा, लेकिन उसका वेट बहुत कम रहेगा, यानी उसका खतरा बहुत ज्यादा रहेगा। मीडियम कैप यानी लायन यानी शेर, ये मध्यम स्पीड से दौड़ेगा और मध्यम खतरा रहेगा। और एलिफेंट यानी कि अगर लार्ज कैप में निवेश कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे दौड़ेगा जरूर, लेकिन उसका वेट सबसे ज्यादा है, उसमें खतरा सबसे कम है, उसके गिरने के चांस सबसे कम है। इसी हिसाब से अगर आप तीनों ग्राफ देखिए, ये 2020 से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का ग्राफ दिखाया गया है। यहाँ पे देखिएगा कि लार्ज कैप को ग्रीन में दिखाया है निफ्टी, मिड कैप को ब्लू वाले लाइन से दिखाया है, और स्मॉल कैप को रेड वाले लाइन से दिखाया है। तो कोविड के समय देखिएगा पूरा शेयर मार्केट एक साथ गिरा। उसके बाद जैसे ही कोविड फिर नॉर्मल हुआ, फिर शेयर मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू किया, लेकिन सबसे ऊपर बढ़ा स्मॉल कैप, देखिए रेड लाइन सबसे ऊपर जाते जा रहा है। उसके बाद मिड कैप बढ़ा, ब्लू लाइन, और उसके बाद लार्ज कैप बढ़ा, ग्रीन लाइन। बढ़ तीनों रहे हैं, लेकिन बढ़ने का रेशियो देखिए। तो एक है हाथी, एक है शेर, एक है हिरन। उसके बाद में यूक्रेन वॉर आया। यूक्रेन जैसे ही वॉर आया 2022 के जुलाई के आसपास, तो सबसे पहले जो रेड लाइन है वो तेजी से नीचे गिरा, यानी कि स्मॉल कैप। उसके बाद गिरा ब्लू लाइन, उसके बाद गिरा ग्रीन लाइन यानी कि लार्ज कैप। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर कंटिन्यू किया, लेकिन मार्केट को समझ में आया कि ये वॉर अभी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, ये चलने वाला है। तो फिर से 2023 के मार्च अप्रैल महीना से फिर से शेयर के दाम ऊपर बढ़ने लगे। तो उस समय लार्ज कैप उतना तेजी से नहीं बढ़ा, ग्रीन ग्रीन लाइन, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत तेजी से बढ़े। उसमें भी स्मॉल कैप ने मिड कैप को पछाड़ा और मिड कैप के ऊपर में जाके खड़ा हो गया। ये जुलाई 2024 तक की स्थिति है। तो देखिए 2020 से अगर हम डाटा को लेंगे जुलाई 2024 तक, तो लार्ज कैप 130 टाइम्स बढ़ा, मिड कैप 290 टाइम्स 290%, एंड स्मॉल कैप
306% बढ़ा। अभी हम देखेंगे म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड करीब 1500 म्यूचुअल फंड लिस्टेड हैं, लेकिन हम अगर प्रकार नहीं समझेंगे, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड नहीं समझेंगे, तो हमको ये नहीं समझ में आएगा किसमें कितना और कब निवेश करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में सबसे पहले आता है मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड। ये ऐसा यूनिक म्यूचुअल फंड है, मैंने पहले भी बताया, जिसमें थोड़ा सा गोल्ड रहेगा, थोड़ा रियल एस्टेट रहेगा, थोड़ा डेप्थ रहेगा, थोड़ा स्टॉक रहेगा, सबका मिला जुला यानी खिचड़ी। और ये एकदम अलग ही मैंने इसको रखा हुआ है क्योंकि ये मल्टी एसेट है। उसके बाद आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो कि शेयर मार्केट पे आधारित होता है। इसमें लार्ज कैप हमने बताया आपको, मिड कैप बताया, स्मॉल कैप बताया, माइक्रो कैप बताया। उसके बाद मल्टी कैप। मल्टी कैप मतलब लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों मिक्स रहेगा। और इसमें जो फंड मैनेजर है वो इक्वल अमाउंट रखेगा सारे कैप्स का। उसके बाद फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप मिक्स रहेगा, लेकिन फंड मैनेजर एक निश्चित रेशियो जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है, सेबी ने निर्धारित किया है, उस हिसाब से रखेगा। ज्यादा लार्ज कैप, उसके बाद मिड कैप, उसके बाद थोड़ा सा स्मॉल कैप। उसके बाद इंडेक्स फंड, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। ये बेंचमार्क वगैरह डिसाइड करने में काम आता है। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स फंड है, डिफेंस का इंडेक्स फंड है, अलग अलग सेक्टर के इंडेक्स फंड होते हैं। फिर आईटी इंडेक्स फंड है, फार्मा इंडेक्स फंड है, गवर्नमेंट की जितनी कंपनी है उनके भी इंडेक्स फंड है। अलग अलग इंडेक्स फंड है जिसको एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड बोलते हैं। उसके बाद डेप्थ फंड। डेप्थ फंड का काम क्या है? होम लोन, कार लोन में या बिजनेस लोन में आपका पैसा इन्वेस्ट करना। इनका स्टॉक मार्केट से कुछ लेना देना नहीं होता है। उसके बाद हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इक्विटी और डेप्थ दोनों मिला के हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बनता है। उसके बाद गोल्ड म्यूचुअल फंड। उसमें गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, या गोल्ड सिल्वर मिला हुआ होता है। उसके बाद कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड, ये काफी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड यानी रिवर्स स्ट्रेटेजी, यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग। ये वॉरेन बफेट वाला इन्वेस्टिंग है। इसमें फंड मैनेजर पैसा लेके बैठा रहता है आपका, कहीं निवेश नहीं करता है और इंतजार करता है जब मार्केट पूरी तरीके से नीचे गिरे, और मार्केट जितना नीचे गिरेगा फंड मैनेजर उतना इन्वेस्ट करता रहेगा। ये कॉन्ट्रा स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसको। और वैल्यू इन्वेस्टिंग भी इसी से समझा जाता है। उसके बाद गिल्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उसके बाद थीमेटिक म्यूचुअल फंड। थीमेटिक म्यूचुअल फंड माने कोई सेक्टर पे, निश्चित सेक्टर पे आधारित जो भी म्यूचुअल फंड होगा, जैसे डिफेंस हो गया, फार्मा हो गया, आईटी हो गया, बैंक एंड फाइनेंस हो गया, एफएमसीजी हो गया, ये पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं। सो इससे रिलेटेड म्यूचुअल फंड ये सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। उसके बाद लिक्विड म्यूचुअल फंड। लिक्विड म्यूचुअल फंड ऐसा होता है, मैंने अभी बताया, कॉन्ट्रा में फंड मैनेजर पैसा लेके वेट करते हैं, लेकिन वो पैसा वो बैंक में नहीं रखते हैं, वो लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल के रखते हैं। क्यों? आप भी अपने पैसे को लिक्विड म्यूचुअल फंड में जब कुछ समझ में ना आए तो डाल के रखते हैं। ये शॉर्ट टर्म आपके पैसे को पार्किंग करने के लिए है। 5%, 4% का इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। जब मार्केट हाई रहे और आपके पास पैसा रहे और आपको समझ में नहीं आए किस में डालेंगे, तो आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल के रखेंगे, और जैसे ही मार्केट पूरा नीचे गिरेगा आप लिक्विड से इमीडिएट दूसरे म्यूचुअल फंड जिसमें आपको निवेश करना है आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये हो गए म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं और उनके क्या प्रकार हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है?
स्ट्रैटेजी वो है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा रास्ता चूज करेंगे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो म्यूचुअल फंड में मैंने आपको पहले ही बताया था, वॉरेन बफेट वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है कि हम उन चीज़ों को खरीदेंगे जो अच्छी हैं लेकिन कम दाम पे मिल रही हैं और हमें भरोसा है कि वो आगे जाके बड़े बड़े दामों पे चेंज हो जाएंगे। उसको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। उसके बाद ये कंजर्वेटिव टाइप का इन्वेस्टिंग होता है और बहुत ही लंबे अवधि के लिए इस तरह का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। क्वालिटी इन्वेस्टिंग। क्वालिटी इन्वेस्टिंग मतलब ऐसे स्टॉक्स में, ऐसे म्यूचुअल फंड में या ऐसे शेयर में पैसा लगाना जो काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल रिजल्ट दे रही हैं और जिनका फ्यूचर ब्राइट है। फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज क्वालिटी इन्वेस्टिंग में आती हैं। इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं बैलेंस स्ट्रैटेजी। ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ग्रोथ इन्वेस्टिंग उस इन्वेस्टिंग को बोलते हैं जिसमें हम फ्यूचर में नेक्स्ट 3 साल, 4 साल, 5 साल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने वाले हैं। आज हालांकि कोई ग्रोथ नहीं है। जैसे ईवी मार्केट। ईवी मार्केट में आपको ओला या एस्टर या इस तरह की कंपनीज आज आपको ज़्यादा इनके टर्नओवर नहीं दिख रहे होंगे। स्विगी हो गया, उसके बाद इटर्नल हो गया, इस तरह के जो भी कंपनीज हैं जिनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और सबको यकीन है आज हो सकता है वो कंपनी नेगेटिव रहे, उसको बोलते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ये फ्यूचर के ऊपर में परफॉर्म करने वाली कंपनीज हैं। इसको इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को बोलते हैं डायनामिक इन्वेस्टिंग। उसके बाद मोमेंटम इन्वेस्टिंग। ये स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है। ये बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं है। ये स्ट्रेटेजी बेसिकली न्यूज़ के ऊपर में काम करते रहते हैं। जैसे इंडिया का वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ कुछ दिनों पहले, ऑपरेशन सिंदूर, उसके ठीक बाद आपने देखा होगा डिफेंस के स्टॉक, या वॉर के जस्ट पहले से ही डिफेंस के स्टॉक काफ़ी तेजी से बढ़े। मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इस तरह के। तो डिफेंस के इंडेक्स में अगर उस समय इन्वेस्ट किए होते तो ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायी होता है, बिकॉज युद्ध के माहौल में जो मोमेंटम था वो डिफेंस इंडेक्स पे था। सो उसको बोलते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टिंग। तो आपने सीख लिया 4 तरह का इन्वेस्टिंग: वैल्यू, क्वालिटी, ग्रोथ, मोमेंटम। और वैल्यू का कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग है, क्वालिटी का बैलेंस्ड इन्वेस्टिंग है, ग्रोथ का डायनामिक इन्वेस्टिंग है और मोमेंटम का जैसे खबरों पे आधारित जो भी स्टॉक्स हैं उसको एग्रेसिव इन्वेस्टिंग बोलते हैं। अभी एग्रेसिव किनको होना चाहिए? एग्रेसिव इन्वेस्टिंग उनको करना चाहिए जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, अर्ली एज में हैं। डायनामिक किनको करना चाहिए? 35 साल या उससे ऊपर वाले इन्वेस्टर्स को, जिनके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है लेकिन साथ में रोजगार के भी अवसर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उनको डायनामिक प्लान में जाना चाहिए, डायनामिक इन्वेस्टिंग करना चाहिए। कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग या कंजर्वेटिव प्लान में कौन जाएंगे? जो भी इन्वेस्टर 45 के ऊपर है, रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वो अगर एग्रेसिव इन्वेस्टिंग की तरफ जाएंगे तो उनको लॉस होने के चांसेस रहते हैं, जिनको फिर वो पूरा नहीं कर पाएंगे। हालांकि इसके ठीक विपरीत जो यंगस्टर हैं वो एग्रेसिव इन्वेस्टिंग को जाएंगे तो ओवर द टेन्योर 5 साल 10 साल में काफ़ी ज़्यादा अपने कॉर्पस को ग्रो कर पाएंगे। एज के हिसाब से भी
इन्वेस्टमेंट पैटर्न, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि मान लीजिए आपका एज ब्रैकेट 24 साल से 30 साल का है और आपके पास में जो कमाई का स्रोत है, एनुअल अर्निंग है, वो 5 लाख का आपका सीटीसी है। 5 लाख साल में आप कमाते हैं, अप टू 5 लाख। सो आपको क्या करना है? बैलेंस्ड इन्वेस्टिंग। क्योंकि यद्यपि आप 24 से 30 के ब्रैकेट में हैं और आपको एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन आपका जो मंथली इनकम है या ईयरली इनकम है वो काफ़ी कम है, तो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो आपको करना है बैलेंस्ड इन्वेस्टिंग। एज ब्रैकेट 30 से 45 है तो आपको कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग करना चाहिए। 45 से 60 है फिर भी 5 लाख ही आपका सालाना आय है, आपको कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग करना चाहिए। अब आपका दूसरा ब्रैकेट देखेंगे, जिनकी भी सैलरी या सालाना आय 5 से 15 लाख तक का सीटीसी है साल का, वो डायनामिक में जाएंगे। 30 से 45 का भी एज है वो भी डायनामिक में जाएंगे। और 45 से 60 में अगर है उनको वापस, क्योंकि वो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको वापस बैलेंस्ड इन्वेस्टिंग पे जाना चाहिए। 15 से 45 लाख जिनका साल का कमाई है, काफ़ी हाई रेंज का कमाई है, उनको अगर वो 24 से 30 के ब्रैकेट में है तो उनको एग्रेसिव में जाना है। और 30 से 45 का ब्रैकेट है, बैलेंस्ड में जाना है। और 45 से 60 में है तो वो डायनामिक में रह सकते हैं, उनको कंजर्वेटिव में जाने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपका कमाई का जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सालाना 45 लाख से ज़्यादा का उनका कमाई है, 50 लाख, 55 लाख, पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर में या दूसरे कॉरपोरेट सेक्टर्स में काफ़ी अच्छे रैंक में है, या शुरू से ही बड़े कंपनीज में ऐसा जॉब में है कि 50 लाख का उनका सीटीसी है, तो वो शुरू से ही एग्रेसिव रहेंगे। 24 से 30 के ब्रैकेट में, 30 से 45 के ब्रैकेट में भी वो एग्रेसिव रहेंगे। 45 से 60 में वापस डायनामिक में आ जाएंगे। डायनामिक में आ जाएंगे अर्थात ग्रोथ इन्वेस्टिंग में जाएंगे। अब कुछ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हम लोग देख सकते हैं। अगेन ए डिस्क्लेमर, ये सजेशन है, इसमें हम आपको एज ए गाइड आपको बता रहे हैं कि कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो कैसा होता है। मोतीलाल ओसवाल का एक लार्ज कैप ले लीजिए, कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो अगर बना रहे हैं तो इसमें आपको 24% CAGR मिलेगा। अल्फा भी बहुत अच्छा है, 8.42। ICICI प्रूडेंशियल का एक वैल्यू डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड ले लीजिए, इसमें 18% CAGR मिलेगा, अल्फा थोड़ा कम मिलेगा, 4.35। और HDFC शॉर्ट टर्म डेब्ट फंड, इसमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ये म्यूचुअल फंड नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है। ये डेब्ट फंड है, इसमें आपको 8% CAGR मिलेगा। तो ये आपका कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बन के तैयार हो गया। कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो किन को रखना है? कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो रखना है अगर आप एज ब्रैकेट 30 से 45 के बीच में है और आपका 5 लाख या 5 लाख से कम का सीटीसी है, या 45 से 60 के बीच में है और 5 लाख या 5 लाख से कम का सीटीसी है। तो आपका जो एवरेज ग्रोथ रहेगा, मनी का कंपाउंडिंग होगा, वो 16.66% के हिसाब से होगा। उसके बाद बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल का एक लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड रखिए, 29% का ये CAGR दिया है, आप चेक कर सकते हैं कोई भी साइट में जाके।
8.85%, 8.85 इसका अल्फा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का डिविडेंड यील्ड फंड रखिए, ये 16.9% का ये सीएजीआर है। ये डिविडेंड यील्ड फंड क्या है? ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें वो कंपनीज को लिस्टेड की गई हैं जो डिविडेंड भी देती हैं, और डिविडेंड एक अच्छा कमाई का स्रोत होता है। वो म्यूचुअल फंड आपको डिविडेंड नहीं देंगी, बल्कि आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसमें वो डिविडेंड ऐड करते रहेंगे। सो 16.9% सीएजीआर है, अल्फा भी अच्छा खासा है। और एच डी एफ सी बैलेंस एडवांटेज फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड एक हाइब्रिड फंड है जिसमें एक पोर्शन डेप्थ और एक पोर्शन इक्विटी यानी स्टॉक में डाला जाता है। इसका भी सी ए जी आर 15.51% है, अल्फा 2 है। सो आप आपका एवरेज निकालेंगे तो 20.46% के हिसाब से आपका धनराशि या इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ता रहेगा साल दर साल। ये बैलेंस्ड पोर्टफोलियो आपका बन गया। इसके बाद डायनामिक पोर्टफोलियो। डायनामिक पोर्टफोलियो किनको रखना है? डायनामिक पोर्टफोलियो रखना है अगर आपको 5 लाख से 15 लाख का सैलरी है, वार्षिक आय है, आपको डायनामिक पोर्टफोलियो रखना है। अगर आप 24 साल से 30 के हैं या 30 से 45 के बीच में, इस पोर्टफोलियो में आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप सेम म्यूचुअल फंड रखिए, 29% सीएजीआर देगा। एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप रखिए, ये भी काफ़ी अच्छा सीएजीआर देता है। फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का मिक्स होता है, और फंड मैनेजर डिसाइड करता है कब उसको लार्ज कैप में डालना है, कब मिड कैप में डालना है और कब स्मॉल कैप में डालना है, या कितना कितना परसेंट डालना है। इसका भी अल्फा 6.56% है। और एच डी एफ सी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो कि एक हाइब्रिड फंड है, इसमें 15% का सीएजीआर है। एवरेज आपका 24.17% के हिसाब से आपका कंपाउंडिंग होता रहेगा। उसके बाद एग्रेसिव पोर्टफोलियो। एग्रेसिव पोर्टफोलियो किसको करना है? एग्रेसिव पोर्टफोलियो करना है अगर आपका सैलरी 15 से 45 के बीच में है और एज ब्रैकेट 24 से 30 में है, या 45 के भी ऊपर है, तो भी आप एग्रेसिव पोर्टफोलियो कर सकते हैं। या 30 से 45 के बीच में है लेकिन कमाई, सालाना आय या सीटीसी 45 लाख से ज़्यादा है, तो भी आपको एग्रेसिव पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। एग्रेसिव पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप रखेंगे। लार्ज एंड मिड कैप मतलब लार्ज भी है इस म्यूचुअल फंड में और मिड कैप भी है, और फंड मैनेजर डिसाइड करता है कितना लार्ज रखना है, कितना मिड कैप रखना है। लेकिन ये म्यूचुअल फंड ऐसा म्यूचुअल फंड है जो सारे म्यूचुअल फंड में वन ऑफ द बेस्ट है। ये 29% सीएजीआर देता है। एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप इसके साथ एक रख लीजिए, और बंधन स्मॉल कैप रख लीजिए, और तीनों में इक्वल अमाउंट का निवेश करते रहिए। बंधन स्मॉल कैप इसलिए मैंने डाला है क्योंकि ये एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। आप देख सकते हैं इसमें सीएजीआर 32% हो गया और अल्फा भी 12.96% हो गया। इसके लिए ये पोर्टफोलियो एग्रेसिव है। टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट का कंपाउंडिंग होगा वो 29.66% होगा। और फाइनली एक एडवाइस है मेरे तरफ से, परसिवेरेंस क्या होता है? एक्ट और क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव ए गोल डिस्पाइट डिफिकल्टीज एंड ऑब्स्टेकल्स। आपको अपना गोल के प्रति आप डेडिकेटेड हो के उसमें प्रयास करते रहेंगे, कभी भी गिव अप नहीं करेंगे, उसी को परसिवियरेंस कहते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, ठीक है, इसका एक की फैक्टर है, और पेशेंस इसका दूसरा फैक्टर है। पीपीपी मॉडल, परसिवियरेंस और पेशेंस। पेशेंस क्या क्या करवाएगा आपसे कि हम दिमाग को ठंडा रखेंगे, हम उत्तेजित नहीं होंगे, हम पैनिक नहीं करेंगे जब भी मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। क्यों?
क्योंकि मार्केट का काम ही है ऊपर नीचे नीचे ऊपर जाना। लेकिन लॉन्ग टर्म देखेंगे, 5 साल 10 साल 15 साल, तो हमेशा मार्केट ऊपर की तरफ गया है। और थर्ड है पर्पसफुल। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका कॉर्पस है, जो आपने मन में निश्चय किया है कि हमको ये कॉर्पस पाना है, जिनको 5 करोड़ पाना है, जिनको 10 करोड़ पाना है, या जिनको 15 करोड़ पाना है रिटायरमेंट के समय। सो पर्पसफुल हमको ये बताता है कि हमारा गोल फिक्स है, वो लॉक कर दिया गया है। अब उसमें कोई भी रद्दो बदल, कोई भी हेर फेर, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। उसको बोलते हैं पर्पसफुल। आशा करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो हमारे इस छोटे से प्रयास के लिए, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद।